हेलो स्टूडेंट्स, आज समझने वाले हैं कि रक्त का थक्का किस प्रकार से जमता है। इंग्लिश में कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, इस वजह से जरूरी है क्योंकि कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे हमारी बॉडी पर कट लग जाता है तो उसमें से रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है, और रक्त बहना स्टार्ट हो जाए कुछ समय बाद में वो रक्त रुक जाता है। वो किस प्रकार से रुकता है इस बात को इस लेक्चर में समझाने वाला हूं। वो किस प्रकार से रुकता है इस बात को इस लेक्चर में समझाने वाला हूं, और ये भी समझाने वाला हूं कि अगर ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती तो क्या होता, और सिंपल सा आंसर है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो देखिएगा, 4 प्रोसेस के अंदर थक्का जमाने वाला हूं, और 4 प्रोसेस कौन कौन सी है इनका डिस्कशन करते हैं और किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम समझने वाले हैं यहाँ पर कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या होता है, कैस्केडिंग प्रोसेस नाम होता है, और इस प्रोसेस के अंदर लगभग 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। मतलब अगर कहीं पर कट लग जाए तो उसको लगभग 4 मिनट तक आप पकड़ कर ही रखिए, उसके अंदर क्या हो जाएगा, थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका रक्त रुक जाएगा। अब 4 स्टेप के अंदर समझने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसाइट की, प्लेटलेट्स की। थ्रोम्बोसाइट जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था मैंने थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट जैसे कट लग जाता है तो ब्लड के अंदर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। तो ये थ्रोम्बोसाइट क्या करते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आते हैं, एयर के संपर्क में आते हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है वो बाहर निकल रहा होता है। तो एयर के संपर्क में जैसे आता है तो क्या बन जाता है हमारे पास में, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास में, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है वायु के संपर्क में आने पर। किसके संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बन जाता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाना ही एक लास्ट स्टेज नहीं इसकी। देखिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे बन जाएगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव करता है किसको, कैल्शियम आयन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन खुद तो बन गया, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाने के बाद में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिव करेगा, किसको जाकर के पकड़ेगा, कैल्शियम आयन को पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा कैल्शियम आयन को, क्योंकि अगर कैल्शियम आयन को पकड़ेगा, क्योंकि अगर ये कैल्शियम आयन को पकड़ेगा तब जाकर के आगे की प्रोसेस हो पाएगी। तो कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है क्या करने में, रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैल्शियम आयन को पकड़ेगा, कैल्शियम आयन के साथ में प्रोथ्रोम्बिन को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा, प्रोथ्रोम्बिन को पकड़ेगा। तो यहाँ पर 3 बातें सीखनी है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर के इसको पकड़ेंगे तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है आगे जाकर के क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। ठीक है, अब कौन एक्टिव हो गया, थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। जब एक्टिव नहीं होता है तो प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है, और जब एक्टिव हो जाता है तो थ्रोम्बिन कहलाता है। जैसे थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है तो थ्रोम्बिन अब ये सोच रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं बॉडी में कट लग चुका है, इस वजह से मेरे को एक्टिव किया गया है। तो थ्रोम्बिन क्या हो गया, एक्टिव। और थ्रोम्बिन जैसे एक्टिव हो जाएगा, वो जाएगा किसके पास में, फाइब्रिनोजन के पास में। वो किसके पास में जाएगा, फाइब्रिनोजन के पास में, क्योंकि इसकी सहायता से ही ये थक्का जमा पाएगा। किसकी सहायता से जमा पाएगा, इस फाइब्रिनोजन की सहायता से ही थक्का जमा पाएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन किसके, सॉरी थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ जाकर के क्या बनाएगा, फाइब्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा, फाइब्रिन। सर फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन एक जाली जैसी रचना होती है। क्या होती है, एक जाली की जैसी रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, फाइब्रिन कहते हैं। सर कहां पर दिखती है बता दो। क्या होता है कि जब कट लग जाता है तो जब रक्त रुक जाता है तो रुकता कैसे है, क्योंकि जाली की जैसे रचना का निर्माण हो जाता है, कौन कर देता है, फाइब्रिन कर देता है। ये पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद में फाइब्रिन का निर्माण हो जाता है, और फाइब्रिन का निर्माण जैसे हो जाता है जाली की जैसी संरचना बन जाती है। जाली की जैसी संरचना बन जाती है तो उसके अंदर ये रुधिराणु मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी हो जाती है तो जाली में से ये पार नहीं हो पाती, आगे नहीं जा पाती। इस वजह से वहां पर क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, और ये रक्त क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, रक्त का थक्का बनता है। और 4 प्रोसेस के अंदर हमने रक्त का थक्का जमना समझा है। अब हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि सर रक्त का थक्का बनने में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है।
हमें समझते हैं कि विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो रोल क्या होता है और किस प्रकार से विटामिन के अपना रोल प्ले करता है, इस बात को समझते हैं आगे, और इसको आप लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब समझने वाले हैं इसके अंदर कुछ डिटेल समझने वाले हैं। किसकी डिटेल समझने वाले हैं? इसी रक्त का जो थक्का जम रहा था, जो बन रहा था, किस प्रकार से बना, इसके अंदर विटामिन के किस प्रकार से अपना रोल प्ले करेगा, इस बात को समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिराणु कौन सा प्लेटलेट काम करता है, कौन सा प्लेटलेट काम करता है रक्त का थक्का जमाने में, तो कौन सा है? थ्रोम्बोसाइट। कौन सा है? थ्रोम्बोसाइट। अगर प्रोटीन पूछ ले कि कौन सा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जब जमाते हैं, जब बनाते हैं, तो कौन सा प्रोटीन रोल प्ले करता है, तो वो कौन सा है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से आपको ये सभी बातें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, तत्व या धातु। कौन सा तत्व देखा था हमने? कौन सी धातु देखी थी? कैल्शियम देखा था। क्या देखा था हमने? कैल्शियम देखा था। अब देखो इधर विटामिन के, विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के क्या करता है? सर ये विटामिन के क्या करता है? ये विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है? ये विटामिन के रोल प्ले करता है रक्त का थक्का जमाने में। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अगर ये विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो रक्त का थक्का जम जाना चाहिए था, बन जाना चाहिए था हमारी बॉडी के अंदर ही। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि रक्त के अंदर प्रेजेंट है विटामिन के, फिर भी ये रक्त का थक्का नहीं जमा रहा है, नहीं बना रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यहाँ पर एंटी क्लोटिंग एजेंट पाया जाता है। कौन है यहाँ पर? एंटी क्लोटिंग एजेंट है, जिसका क्या नाम है? हेपेरिन। ये हेपेरिन क्या करता है? ये हेपेरिन हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन के है, कैल्शियम, फाइब्रिनोजन, ये सब थ्रोम्बोसाइट है, जो क्या करेंगे, जो क्या कर रहे हैं, चारों मिलके क्या करने वाले हैं? ये चारों मिलके क्या करने वाले हैं? रक्त का थक्का जमाने वाले हैं। लेकिन ये हेपेरिन क्या करता है? इन सबको थक्का जमाने से रोकता है। थक्का जमाने से रोकने का काम किसका है? हेपेरिन का है। अगर हमारी ब्लड जो है, हमारा ब्लड है, उसके अंदर हेपेरिन भी प्रेजेंट है, उसके अंदर विटामिन के भी प्रेजेंट है। विटामिन के क्या काम करेगा? रक्त का थक्का जमाने का काम करेगा। हेपेरिन क्या काम करेगा? वो रक्त का थक्का ना जमा दे, इसको रोकने का काम करेगा। तो देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन है, ब्लड के अंदर दोनों प्रेजेंट है, फिर भी इतनी बड़ी समस्या है। तो सर रक्त का थक्का जमना चाहिए, कब जमना चाहिए? जब कट लग जाए। सर अगर कट लग जाए तो रक्त का थक्का जमना चाहिए, लेकिन विटामिन के तो जमाने के लिए है, लेकिन हेपेरिन उसको जमाने नहीं देगा। लेकिन हेपेरिन उसको जमाने नहीं देगा, क्योंकि हेपेरिन इसको जमाने देता ही नहीं है। इन सबको बोलता है कि तुम कुछ भी काम नहीं करोगे अब तक रक्त का थक्का नहीं जमाओगे, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये रहेगा तब तक तो ये थक्का नहीं जमा सकते, और अगर कट लग गया तो पूरा रक्त बाहर निकल के आ जाएगा, और रक्त का थक्का कौन जमाएगा? फिर रक्त का थक्का कौन जमाएगा? तो होता क्या है कि जैसे ही कट लगता है, और ये जो ब्लड होता है हमारा, ये ब्लड जैसे एयर के संपर्क में आता है, एयर के संपर्क में आने पर ये हेपेरिन क्या हो जाता है? मर जाता है, खत्म हो जाता है। और जैसे हेपेरिन मर जाएगा तो इनके लिए रास्ता साफ हो गया। इनके लिए रास्ता क्या साफ हो गया? क्योंकि इन चारों पांचों का काम क्या था? ये चाहते थे कि हम रक्त का क्या जमाए? थक्का जमाए। रक्त का क्या जमाए? थक्का जमाए। तो हेपेरिन इसको जमाने नहीं दे रहा था, क्योंकि हेपेरिन इन चारों पर भारी पड़ रहा था। हेपेरिन इन चारों पर क्या पड़ रहा था? भारी पड़ रहा था। लेकिन अब हेपेरिन ही नहीं है, क्योंकि हेपेरिन जब जब एयर के संपर्क में आता है, हेपेरिन मर जाता है। और हेपेरिन अगर मर जाएगा तो ये आसानी से क्या करेंगे? थक्का जमा लेंगे। आसानी से क्या करेंगे? थक्का जमा लेंगे। मतलब हेपेरिन हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, क्योंकि ये चारों मिलकर के, पांचों मिलकर के हमारी बॉडी के अंदर थक्का ना बना दे, इनको रोकने का काम कौन करता है? हेपेरिन करता है। इस प्रकार से हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। हम क्या करते हैं, इंजेक्शन वगैरह जब डॉक्टर लगाता है तो क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि वो कुछ दवा जो बाहर निकालता है उसको, ठीक है, एक्चुअली में दवा को बाहर नहीं निकालता। एक्चुअली में क्या करता है कि उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उस सिरिंज के अंदर, उसी सिरिंज के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको बाहर निकालने के लिए उसको थोड़ा पुश करता है, ठीक है, जिससे कि उसकी दवा बाहर निकल जाती है। उसको लगता है कि अब एयर बाहर निकल चुकी है। सर एयर बाहर क्यों निकाल रहा है? इस वजह से निकाल रहा है क्योंकि अगर हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एयर चली गई तो हेपेरिन क्या करेगा? मर जाएगा। और हेपेरिन अगर मर गया तो ये सब क्या जमा देंगे?
रक्त का थक्का जमा देंगे और रक्त का थक्का जमा देंगे तो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर थक्का जम गया और पीछे से प्रेशर आ रहा है तो हमारी जो रक्त की वाहिनियां है वो फट जाएगी या इसी कंडीशन के अंदर हमारी मौत भी हो सकती है। इस वजह से डॉक्टर ये सावधानी बरतता है। सर वैसे क्या हमारी बॉडी के अंदर एयर नहीं जाती है? नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर अब कहीं से एयर नहीं जा रही है ना, अब कहीं से एयर नहीं जा रही है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं, यहाँ पर जो छिद्र पाए जा रहे हैं उनके अंदर क्या पर जा रही है, एयर जा रही है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बात को समझिएगा, ये दोनों अपोजिट काम करते हैं, ये जमाने का काम करता है, ये रोकने का काम करता है। जैसे बाहर निकलेगा मर जाएगा, ये चारों मिलकर के जमा देगी, बात खत्म। इधर आओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यकृत के बारे में थोड़ी बात करता हूं मैं। यकृत के बारे में क्या समझाने वाला हूं आपको कि यकृत के अंदर फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, ये तीनों किसके अंदर बनते हैं? किसके अंदर बनते हैं? यकृत के अंदर बनते हैं। तो हेपेरिन क्या काम करता था? हेपेरिन रक्त को जमने से रोकता था और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करता था? रक्त को जमाता था। तो मतलब जो बना रहा है, मतलब जो जमा रहा है और जो रोक रहा है, वो दोनों कहां पर प्रेजेंट है? वो यकृत के अंदर प्रेजेंट है। यकृत के अंदर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है। जो जमाने का काम करता है हेपेरिन प्रेजेंट है, जो इसको जमाने नहीं देता। तो इस प्रकार की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? रक्त से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में डिस्कशन करना है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। और आने वाली कुछ वीडियोज के अंदर रक्त के बारे में और भी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं। तो अब तक ये बातें समझ में आई या नहीं आई कमेंट में बता दें और इन नोट्स को प्रॉपर तरीके से